नमस्कार। आज हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक मामला है जिसने हाल में काफी ध्यान खींचा है। अजमेर से जुड़ा एक बड़ा ऑनलाइन बकरी फार्म घोटाला। हाँ, इसके बारे में काफी सुनने में आ रहा है। बिल्कुल। और देखिए, ये सिर्फ कुछ पैसों के नुकसान की कहानी नहीं है। ये मामला है भरोसे के टूटने का, एक मशहूर इलाके की आप कहिए साख पर सवाल उठने का। और ये दिखाता है कि कैसे डिजिटल दुनिया में धोखेबाज नए नए तरीके निकाल रहे हैं। सही बात है। हमारे पास इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि ये घोटाला कितना बड़ा है, ये कैसे काम करता है और हाँ, इसका असर क्या हो रहा है। तो आज हम इसी रिपोर्ट के जरिए इस पूरे मामले की परतें खोलेंगे, है ना। समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब शुरू कैसे हुआ, धोखेबाजों ने लोगों को कैसे फंसाया, प्रशासन अब क्या कदम उठा रहा है, और हाँ, सबसे जरूरी बात, हम इससे क्या सीख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। जरा आंकड़ों पर गौर कीजिए। हाँ, पूरे भारत से 3160, इससे भी ज्यादा शिकायतें दर्ज हुई हैं। ये संख्या अपने आप में मतलब चौंकाने वाली है। 3,000 से ज्यादा, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। और जो अनुमानित नुकसान बताया जा रहा है वो है 2.7 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। मतलब ये एक बहुत बड़े पैमाने पर फैला हुआ जाल था। बिल्कुल, ये संख्या देखकर ही अंदाजा लगता है कि ये कुछ अकेले लोगों का काम नहीं हो सकता। ये शायद एक सुनियोजित साइबर अपराध नेटवर्क है। हाँ, कोई ऑर्गेनाइज चीज लगती है। बिल्कुल, जिसमें अलग अलग लोग शामिल हो सकते हैं। कोई शायद तकनीक संभाल रहा होगा, कोई शिकार ढूंढ रहा होगा, कोई पैसों के लेन देन का काम देख रहा होगा। और यहाँ एक और गौर करने वाली बात है, ये 3,160 शिकायतें तो वो हैं जो दर्ज हुई। अच्छा। हाँ, देखिए, ऐसे मामलों में अक्सर कई पीड़ित शर्म के मारे या किसी और वजह से सामने ही नहीं आते। सही करें आप। कहीं ज्यादा हो सकती हैं। ये आंकड़े हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि इस तरह के ऑनलाइन अपराधों की जड़ें कितनी गहरी हो सकती हैं। सच में, ये तो शायद सिर्फ वो हिस्सा है जो पानी के ऊपर दिख रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतने सारे लोग मतलब इस जाल में फंसे कैसे। रिपोर्ट के मुताबिक धोखेबाजों का तरीका बड़ा शातिर था। कैसे, क्या करते थे ये लोग? उन्होंने ऑनलाइन विज्ञापन दिए, सोशल मीडिया पर पोस्ट डाले और उनमें दिखाया क्या गया, बेहतरीन नस्ल की खूब हट्टी कट्टी सेहतमंद बकरियों की तस्वीरें। अच्छा, मतलब एकदम लुभावनी तस्वीरें। हाँ, तस्वीरें ऐसी कि कोई भी देखकर यकीन कर ले। फिर खरीदारों और जो पशु ठेकेदार होते हैं उन्हें लुभाया गया, वादा किया गया कि उन्हें शानदार बकरियां मिलेंगी, बस एडवांस में ऑनलाइन पेमेंट कर दें। और लोगों ने कर दिया। लोगों ने भरोसा करके पैसे भेज दिए, लेकिन हुआ क्या, ना बकरियां मिली ना पैसे वापस आए। कमाल की बात है ना। कैसे भरोसे के लिए बने डिजिटल मंच का इस्तेमाल विश्वासघात के लिए किया गया। हाँ, ये जो तरीका है ना, ये साइबर क्राइम में काफी आम है। इसे आप कह सकते हैं एडवांस फी फ्रॉड का एक तरह का रूप है ये। अच्छा। पहले आकर्षक तस्वीरों और बड़े बड़े वादों से एक झूठा माहौल बनाया जाता है, एक तरह का लालच दिया जाता है। ऑनलाइन दुनिया का एक पहलू ये भी है कि आप बेचने वाले से आमने सामने नहीं मिलते हैं ना। हाँ, बिल्कुल। उसके दुकान या फार्म आप देख नहीं पाते। ऐसे में अगर जानकारी लुभावनी लगे और तुरंत फायदे का वादा हो तो लोग आसानी से झांसे में आ जाते हैं। ये डिजिटल पर्दा धोखेबाजों को अपनी असली पहचान छुपाने और खरीदार का भरोसा जीतने में मदद करता है, बिना कोई असली चीज दिखाए। और इस खास मामले में एक और बात है जिसने शायद धोखेबाजों की मदद की, वो है अजमेर का नाम। हाँ, अजमेर की बकरा मंडी तो बहुत मशहूर है। बिल्कुल। इसकी अपनी एक पहचान है, एक लंबा इतिहास है। ये सिर्फ राजस्थान के एक शहर नहीं, बल्कि बकरी कारोबार में इसका नाम पूरे देश में जाना माना है। यहाँ की बकरियों की क्वालिटी अच्छी मानी जाती है। रिपोर्ट बताती है कि यहाँ से पूरे भारत में और यहाँ तक कि दुबई जैसे विदेशी बाजारों में भी बकरियां भेजी जाती हैं। हाँ, मैंने भी सुना है। खासकर बकरा ईद के मौके पे तो मांग इतनी बढ़ जाती है कि खरीदार खास तौर पर अजमेर की बकरियों की तलाश करते हैं। हाँ, और इस शोहरत के पीछे एक वजह भी है। जैसा कि वहाँ के स्थानीय किसान बताते हैं, अजमेर की बकरियां अक्सर आसपास की पहाड़ियों पर आज़ादी से चढ़ती हैं, जड़ी बूटियां खाती हैं। अच्छा, नेचुरल माहौल में। हाँ, इस कुदरती माहौल में पलने की वजह से उनकी सेहत और नस्ल बेहतर मानी जाती है। धोखेबाजों ने इसी चीज का फायदा उठाया। मतलब अजमेर के नाम का गलत इस्तेमाल किया। बिल्कुल, उन्होंने अजमेर की इसी प्रतिष्ठा, इसी ब्रांड नेम को भुनाया। ये दिखाता है कि कैसे किसी जगह की अच्छी साख का भी गलत इस्तेमाल हो सकता है। मतलब यहाँ सीख ये है कि ऑनलाइन दुनिया में अच्छी साख वाली जगहों का नाम भी धोखेबाजों के लिए हथियार बन सकता है। वो उस नाम के भरोसे को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं।
इससे न सिर्फ खरीदारों का नुकसान हो, बल्कि उन ईमानदार किसानों और व्यापारियों की साख पर भी बट्टा लगा जो सालों से अजमेर में मेहनत कर रहे हैं। सही बात है। रिपोर्ट में ब्यावर रोड बकरा मंडी के किसान हैं अख्तर हुसैन, उनका जिक्र है। वो कहते हैं कि इस घोटाले की वजह से पूरे जिले का नाम खराब हो रहा है। उनका दर्द समझा जा सकता है। सोचिए, आप सालों से ईमानदारी से काम कर रहे हो और कुछ धोखेबाजों की वजह से लोग आप पर भी शक करने लगे। हाँ, ये बहुत बुरा लगता होगा। जाहिर सी बात है, जब कुछ लोग ऐसा करते हैं तो सवाल पूरे समुदाय पर उठने लगते हैं। जो व्यापारी सच में अच्छा माल बेच रहे हैं, उनके लिए भी ग्राहकों का भरोसा जीतना मुश्किल हो जाता है। उनका कारोबार सीधा सीधा प्रभावित होता है। ये सिर्फ व्यापार की बात नहीं है, जैसा उन्होंने कहा, ये भरोसे की बात है। आर्थिक नुकसान तो है ही, लेकिन ऐसे घोटाले समाज में और खासकर व्यापारिक रिश्तों में भरोसे को गहरी चोट पहुंचाते हैं। बिल्कुल। एक पूरे इलाके की पहचान जो पीढ़ियों की मेहनत, तजुर्बे और क्वालिटी बनाए रखने से बनती है, वो चंद धोखेबाजों की वजह से मिट्टी में मिल सकती है। ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं, ये उस भरोसे का खत्म होना है जिस पर पूरा व्यापार टिका होता है। हाँ, स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है अगर खरीदार उस इलाके से माल खरीदने में हिचकिचाने लगे। सुनकर वाकई बुरा लगता है कि कैसे कुछ लोगों की वजह से पूरे समुदाय को भुगतना पड़ता है। लेकिन खैर, अच्छी बात यह है कि जब मामला इतना बड़ा हो गया तो प्रशासन भी हरकत में आया। हाँ, एक्शन तो लेना ही था। ये देखकर थोड़ी राहत मिलती है कि मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। सबसे पहले तो नई दिल्ली में जो भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र है, यानी I4C। हाँ, I4C। ये देश भर के साइबर अपराधों की जानकारी इकट्ठा करके राज्यों की पुलिस से समन्वय बनाने वाली एजेंसी है। इसने सारी 3160 शिकायतें जांच के लिए अजमेर पुलिस को सौंप दी हैं। अच्छा, तो सेंट्रलाइज्ड हो गई जांच। हाँ, इससे जांच एक जगह केंद्रित हो सकेगी। फिर पुलिस ने तेजी दिखाते हुए धोखाधड़ी से जुड़े कई बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। ये एक जरूरी कदम है ना? हाँ, बहुत जरूरी, ताकि धोखेबाजों तक पैसा पहुंचना बंद हो और शायद कुछ रिकवरी भी हो सके। बिल्कुल। अजमेर साइबर पुलिस के डिप्टी एसपी हनुमान सिंह ने यह भी बताया है कि जिले के सभी थानों को निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने अपने इलाके में चल रहे बकरी फार्मों की जांच करें, देखें कि वो वैध हैं या नहीं। ये अच्छी बात है, मतलब जमीनी स्तर पर भी कार्रवाई हो रही है। हाँ, एक अच्छी जमीनी स्तर की कार्रवाई लगती है। इतना ही नहीं, अजमेर की एसपी वंदिता राणा ने तो अवैध रूप से चल रहे फार्मों को बंद करने के भी निर्देश दिए हैं। अच्छा, तो जो इल्लीगल है उन पे एक्शन होगा? हाँ, और दिल्ली साइबर सेल से कुछ फर्जी फार्मों के नाम भी मिले हैं जिनकी जांच चल रही है। पता लगाया जा रहा है कि इनके मालिक कौन हैं, इनके रिकॉर्ड क्या कहते हैं। ऐसा लग रहा है कि पुलिस कई दिशाओं से इस मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। हाँ, ये प्रशासनिक कार्रवाई जरूरी और सराहनीय है। खाते फ्रीज करना, जमीनी जांच के निर्देश देना, ये सब सही दिशा में उठाए गए कदम लगते हैं। लेकिन यहाँ रिपोर्ट एक पेचीदा सवाल भी उठाती है। वो ये कि इतने बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी सामने आने के बावजूद राजस्थान पुलिस ने अब तक इलाके में चल रहे कई ऐसे बकरी फार्मों के खिलाफ FIR यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की है जो पंजीकृत ही नहीं है। क्या मतलब? बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे फार्म्स? हाँ, जो अपंजीकृत है, बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं, उन पर FIR की बात रिपोर्ट में नहीं है। अच्छा, ये तो चौंकाने वाली बात है। मतलब फर्जीवाड़े की जड़ें शायद इन अपंजीकृत फार्मों तक भी जा सकती हैं। हो सकता है। ये सवाल उठता है कि क्या नियमों को लागू करने में कोई कमी है, या क्या इन अपंजीकृत फार्मों और ऑनलाइन धोखाधड़ी के बीच सीधा संबंध जोड़ना मुश्किल साबित हो रहा है। ये तो जांच का विषय है। देखिए, जांच अभी चल रही है और इस तरह के ऑनलाइन और ऑफलाइन नेटवर्क का पर्दाफाश करना आसान काम नहीं होता। इसमें कई परतें हो सकती है और धोखेबाज अक्सर अपनी पहचान छिपाने में माहिर होते हैं। तो पुलिस के सामने चुनौती बड़ी है, लेकिन ये अपंजीकृत फार्म वाला पहलू निश्चित रूप से जांच का एक अहम हिस्सा होना चाहिए। और रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से ये भी कहा गया है कि अजमेर शहर के बाहरी इलाकों में, जैसे सीकर रोड और पुष्कर रोड के आसपास, ऐसे कई बिना रजिस्ट्रेशन वाले फार्म खुल गए हैं। अच्छा, लगता है धोखेबाजों ने ऐसी जगह चुनी होंगी जहां शायद निगरानी थोड़ी कम हो। इससे तो जांच का दायरा और भी बड़ा हो गया। ये पैटर्न अक्सर देखने को मिलता है। जहां किसी चीज की मांग ज्यादा होती है और निगरानी या नियम कानून थोड़े ढीले होते हैं, वहां इस तरह के अवैध या अपंजीकृत कारोबार पनपने लगते हैं। हाँ, ये तो होता है। ये स्थिति न सिर्फ धोखाधड़ी के लिए दरवाजे खोलती है, बल्कि जो ग्राहक हैं उनके लिए भी खतरा पैदा करती है। अगर फार्म पंजीकृत नहीं है तो वहां जानवरों की देखभाल कैसी हो रही है, क्वालिटी कंट्रोल है या नहीं, ये सब जानना मुश्किल हो जाता है। सही बात है। ये एक तरह से पूरी व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा करता है कि क्या मौजूदा नियम काफी हैं या उन्हें सख्ती से लागू करने की जरूरत है।
मतलब ये मामला सिर्फ ऑनलाइन फ्रॉड का नहीं बल्कि ज़मीनी स्तर पर रेगुलेशन की कमी से भी जुड़ा हो सकता है। खैर, इस पूरे मामले के सामने आने के बाद पुलिस ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है, जो कि बहुत ज़रूरी है। हाँ, अपील तो करनी ही चाहिए। सलाह यही दी गई है कि किसी भी फार्म के रजिस्ट्रेशन और उसके मालिक के रिकॉर्ड की पूरी तरह पुष्टि किए बिना एडवांस में ऑनलाइन पेमेंट बिल्कुल ना करें। एक तरह से ये ग्राहक सावधान वाला संदेश है। पर क्या ये काफ़ी है? देखिए, ये सावधानी तो बुनियादी है और बेहद ज़रूरी भी। डिजिटल ज़माना है, लेन देन बहुत आसान हो गया है, लेकिन इसी आसानी के साथ सत्यापन यानी वेरिफिकेशन का महत्व कई गुना बढ़ गया है। वेरिफिकेशन, हाँ। कोई भी ऑनलाइन खरीदारी करें, खासकर जब रकम बड़ी हो, तो बेचने वाले की प्रामाणिकता जांचना बहुत ज़रूरी है। थोड़ी सी एहतियात बरतने से भविष्य में बड़े नुकसान से बचा जा सकता है। तो ये जांच कैसे की जा सकती है? मतलब आम खरीदार क्या कर सकता है? कुछ चीज़ें हैं जो की जा सकती हैं, जैसे अगर कोई फार्म अपना रजिस्ट्रेशन नंबर बताता है तो उसे सरकारी वेबसाइट पर अगर उपलब्ध हो या संबंधित विभाग से संपर्क करके जांचा जा सकता है। ओके। अगर संभव हो तो स्थानीय स्तर पर किसी जानने वाले से पुष्टि करवा सकते हैं। आजकल वीडियो कॉल का ज़माना है, तो विक्रेता से वीडियो कॉल पर बात करके फार्म या जानवरों को देखने की मांग की जा सकती है। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। अगर विक्रेता आनाकानी करे तो शक होना लाजमी है ना? पेमेंट करते समय भी सुरक्षित तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए। ये वाकई कुछ ठोस कदम हैं जो खरीदार उठा सकते हैं। तो चलिए, अब तक की बातचीत को समेटते हैं। हमने देखा कि कैसे अजमेर के मशहूर बकरी फार्मों के नाम पर एक बड़ा ऑनलाइन घोटाला हुआ। हजारों लोग ठगे गए, करोड़ों का नुकसान हुआ। ये सिर्फ पैसों की ठगी नहीं बल्कि एक जाने माने इलाके की सालों की बनी बनाई साख का दुरुपयोग भी है। बिल्कुल, प्रतिष्ठा का दुरुपयोग। धोखेबाजों ने अजमेर की प्रतिष्ठा को भुनाया, ऑनलाइन मंचों का इस्तेमाल करके लोगों को फंसाया। अब प्रशासन हरकत में आया है, जांच चल रही है, खाते फ्रीज हुए हैं, अवैध फार्मों पर कार्रवाई के निर्देश हैं। लेकिन अपंजीकृत फार्मों का मुद्दा और रेगुलेशन की कमी जैसे सवाल भी उठे हैं। और सबसे बड़ा सबक शायद यही निकल कर आता है कि ऑनलाइन दुनिया में, खासकर जब आप एडवांस पेमेंट कर रहे हों, तो आंख बंद करके भरोसा करना बहुत खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल। सिर्फ चमकती तस्वीरों और मीठे वादों के पीछे की सच्चाई जानना जरूरी है। बिल्कुल। और ये घटना हमें एक बड़ी बात याद दिलाती है कि कैसे हमारे पारंपरिक व्यवसाय जैसे कि पशुपालन भी अब आधुनिक साइबर अपराध के निशाने पर आ सकते हैं। ये खतरा सिर्फ बड़ी टेक कंपनियां या बैंकों तक ही सीमित नहीं है। सही कहा। ये मामला डिजिटल दुनिया में विश्वास कैसे बनता है और कैसे टूटता है, इसके परिणामों को बहुत साफ तौर पर दिखाता है। यहाँ ये देखना बहुत दिलचस्प है कि कैसे एक स्थानीय साख जो ज़मीनी हकीकत, लोगों की मेहनत और सालों के तजुर्बे पर टिकी होती है, उसका इस्तेमाल डिजिटल तरीकों से दुनिया भर में कहीं भी बैठे लोगों को ठगने के लिए किया जा सकता है। ये भी दिखाता है कि कैसे तकनीक पर आधारित अपराध भूगोल की सीमाओं को कितनी आसानी से लांघ जाते हैं। कोई बॉर्डर नहीं रहा अब। बिल्कुल, जिससे फिर जांच करना और दोषियों तक पहुंचना और भी मुश्किल हो जाता है। सही कहा आपने। पारंपरिक साख और आधुनिक तकनीक का ये घालमेल अपराधियों के लिए नए रास्ते खोल रहा है। तो जाते जाते एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, इस डिजिटल दुनिया में हम विश्वास कैसे बनाएं और उसे परखें कैसे? खासकर तब जब किसी व्यक्ति या जगह की पारंपरिक जमीनी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हो। और इसी से जुड़ा सवाल ये भी है कि भविष्य में इस तरह के घोटालों को रोकने के लिए सिर्फ खरीदारों को सावधान करना काफी है, या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, पेमेंट गेटवेज और सरकारी नियामकों की भी कोई बड़ी भूमिका होनी चाहिए? हाँ, सिस्टम की क्या भूमिका है? बिल्कुल, तकनीक, सख्त नियम और समाज में जागरूकता, इन तीनों के बीच सही तालमेल कैसे बिठाया जा सकता है ताकि हम डिजिटल सुविधाओं का फायदा भी उठा सकें और ऐसे धोखों से भी बच सकें? ये कुछ अहम सवाल हैं जिन पर शायद हम सबको सोचने की जरूरत है। आज की इस पड़ताल में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।